आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, 1999 की बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही थी। दरअसल कारगिल युद्ध चल रहा था। उसी बीच एक ऐसा नाम जो आज हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ना पहुँचा हो। किताबों में, अखबारों में, टेलीविज़न पर, हर जगह एक नाम, जो नाम है योगेंद्र सिंह यादव। महज 19 साल की उम्र थी और 19 साल की उम्र में उन्हें इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया, जो कि सेना का सबसे बड़ा सम्मान होता है, परमवीर चक्र। इतनी कम उम्र में शायद ही आज तक किसी को मिला होगा। ये आज मेरे लिए बड़े गौरवान्वित होने वाली बात है। मैंने एक और बात मैं आपको बताता चलूँ। अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम था कौन बनेगा करोड़पति। उस प्रोग्राम में जब आप गए थे योगेंद्र सिंह यादव जी, तो खुद वो कह रहे थे कि ये मेरे लिए बड़ी गौरवान्वित होने वाली बात है। जब आपकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है तो वो भी कहते हैं मेरे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। देश के राष्ट्रपति भी यही बात कहते हैं। ऐसा कौन शख्स है जो आपके पास बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस ना करे। तो वाकई मेरे लिए आज बड़े गौरव की बात है। और हमारे इस उस्मान सैफ़ी सफ़र जो चैनल है, यूट्यूब है, आज हमारे साथ हैं योगेंद्र सिंह यादव। हम बात करेंगे सेना में कब भर्ती हुए थे और जब इनको गोलियां लगी थीं, उस दृश्य के बारे में बात करेंगे। हालांकि इनकी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी वीडियो अक्सर देखने को मिल जाती हैं, मगर उसी दृश्य की बात करेंगे कि कैसे इनकी सेना में भर्ती हुई थी और जब ये गोलियां चल रही थीं तब इनको कितनी गोली लगी और कैसे लगी और कैसे मतलब आगे का होता है। तो इन्हीं की कहानी, इनकी ज़ुबानी। योगेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। ये उन लोगों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात नहीं है जो बोलते हैं कि मैं आपके साथ बैठ करके गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं इस धरती माँ से पैदा हुआ हूँ। ये हिंदुस्तान की मिट्टी, जिसने वीर और वीरांगनाओं की मिट्टी है, उन वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने खून से, अपने लहू की हर बूंद से इस धरती को सींचा है, पावन बनाया है और इस धरती से हम पैदा हुए हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। तो मैं दर्शकों को, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। और न ही कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ आम सैनिक ही था। कोई अलग से पहचान नहीं थी। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई हमने तोलोलिंग टॉप पर लड़ी, तो हम 15 जवानों की एक टीम थी जिसका काम था जो फॉरवर्ड में हमारे जवान आगे लड़ रहे हैं उनको रसद पहुंचाना, अमनेशन, राशन पानी पहुंचाना। अच्छा। तो हम 3 जवान ऐसे थे 15 में से जो सुबह कंटिन्यू 22 दिन तक बिना थके, बिना रुके, बिना खाए, बिना सोए चलते ही रहे। अरे बाप रे। अच्छा। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रोड से सामान को उठा करके रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, 2 घंटे में वापस भी आते थे और दुश्मन का लगातार बम्बारमेंट चलता रहता था। ये पता नहीं था कि एक कदम चलने के बाद अगला मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बस एक जुनून था कि मेरा साथी आगे बैठा है, उसको ये रसद पहुंचानी है, किसी भी हालत में पहुंचा। तो आप एकदम बच्चे जैसे लगते होंगे उस टाइम पे। जो हाँ, बिल्कुल बच्चा ही था, बहुत कम उम्र का था। उसी काम से कि 22 दिन तक ये तीनों लड़के बिना थके, बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके चलते रहे। ये तीनों फिजिकल फिट है, मेंटली भी स्ट्रांग है। इनको इस टीम के अंदर शामिल कर लिया। अच्छा, आपका सिलेक्शन वहाँ से हो गया। फिर वहाँ से, उस काम से हमारी पहचान बनी कि ये घातक प्लाटून की जो कमांडो टीम होती है उसके अंदर हमें शामिल कर लिया गया। और फिर जब टाइगर हिल का हमें टास्क मिल चुका था तो उस पर पूरी रणनीति के तहत हमने जब चढ़ना शुरू किया, रात भर चलते थे। अच्छा। दिन भर पत्थरों में पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से हमने 2 रात और 1 दिन कंटिन्यू चले। तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने तरसता है। शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि जब हम रस्सियों के सहारे, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान थी, चढ़ना असंभव था, रस्सियां बांध करके हम चढ़ते चले जा रहे थे, तो दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे लेकिन अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए। तो ये तो लाजमी था कि जब चढ़ेंगे तो पत्थर फिसलेंगे, उनकी आवाज़ भी होगी, हमारी भी आवाज़ होगी।
दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। दुश्मन अलर्ट हो गया, उसने फायर खोल दिया। ओहो। फायर खुला, जब तक उन्होंने फायर खुला तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे। अच्छा। तो ऐसे 8-10 मीटर का प्लेन स्पेस था, सामने उनके 2 बंकर थे, उनमें 4 पाकिस्तानी सैनिक थे। हमने सातों ने एक साथ जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम सैनिकों को, पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको मौत की नींद सुला दिया। अब बिल्कुल फर्स्ट लाइट हो चुकी थी, उजाला होने वाला ही था। तो जब वहाँ फायरिंग चल रहा था तो टॉप वहाँ से 50-60 मीटर रहा होगा, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फ़ौज यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट हुआ, गोलीबारी हुई कि ऐसी परिस्थिति थी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है, और पीछे हटते हैं तब भी हमारी मौत है। तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए? लेकिन हिंदुस्तान की जो ताकत और हिंदुस्तान की सेना की जो शक्ति है वो सैनिक की उस सोच के अंदर है। वो सोचता है और करता भी है कि उसका शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी कतरा बचता है, आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते, कभी अपने पीछे की तरफ नहीं हटते। ये ताकत है हमारी सेना की। हमने सोचा मरना ही तो है, और जो धरती पर आया है उसने एक दिन जाना है, तो मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पाकिस्तानियों को मार सकते हैं मारेंगे। इसी सोच के साथ हम एकदम से आगे की तरफ भागे, उनके बंकर से डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका और फिर हम वहाँ से फायरिंग शुरू किया। 5 घंटे, सुबह 5:30 बजे के आसपास हमारा फायर शुरू हुआ था और 10:30 पौने 11 बज गए थे। लगातार हम फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं। 3 तरफ वो ऐसे आकर के उन्होंने हमें घेर लिया था, पीछे से कट ऑफ हो चुका था, कोई सपोर्ट नहीं था। नीचे वाली टीम नीचे रह गई, ऊपर वाले हम ऊपर रह गए। जब धीरे धीरे अम्निशन समाप्त होने की कगार पे पहुंचा, तब हमने फिर रणनीति बनाई कि यार हम यहाँ मरने के लिए, तो आपके पास जो गोलीबारी थी वो पूरी कंप्लीट थी या खत्म होने वाली थी? बस खत्म होने वाली थी कि 5 घंटे लगातार हो गया था, पीछे से कोई सपोर्ट ही नहीं था। अभी तो किस तरह से, क्योंकि मरना है तो मरने से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मारेंगे तो वही पीछे वाली टीम के लिए भी फायदेमंद होगा, हमारे लिए भी होगा। तो मारेंगे हम तब जब वो पत्थरों से बाहर निकलेंगे। तो पत्थरों से बाहर कैसे निकला जाएगा, कहते हैं गोली चलेगी तो निकलेंगे। नहीं, गोली बंद होगी हमारी तभी तो निकलेंगे वो। अच्छा, उन्हें लगा कि आप खत्म हो चुकी हैं। हाँ, कहते हैं ना कि लव एंड वार, हाँ सब कुछ जायज है ना। तो यहाँ धोखा दिया जाएगा। कैसे धोखा दे सकते हैं? हमने जैसे उनकी आर्टिलरी बम्बारमेंट शुरू किया, हमने उस फायर में फायर बंद कर दिया अपना। अच्छा। क्योंकि हम भी रहे थे, वो भी चिल्ला रहे थे। तो उनको लगा कि हाँ नीचे से इनका अम्नेशन तो आ नहीं रहा है, और अब जब 20 मिनट तक हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, या तो साले ये मर गए हैं और यह इनका अम्नेशन समाप्त हो गया। तो सामने एक बहुत बड़ा ऐसे पत्थर था गोल टाइप में, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। अच्छा। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान वहाँ से ऐसे निकल करके आए, और जब बहुत नज़दीक आए तो 3 हम अलग अलग पत्थरों के पास बैठे हुए थे। अच्छा। हम 3 एक जगह थे, 2 एक जगह थे, फिर 3 वो उधर ऐसे बैठे हुए थे। तो वो बिल्कुल जब नज़दीक आए तो हमने 3 तरफ से एक साथ उनके ऊपर फायरिंग की, तो उनमें से 1-2 बचा, बाकी सारे मार दिए। अच्छा। अब जो मरे तो उनका हथियार, उनका अम्नेशन हमने उठा लिया, डबल ताकत हो गई। फिर तो उसी के हथियारों से फायर करने हम लगे। लेकिन एक तो जो था उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया कि वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं, क्योंकि फायर खुलने से हमारी स्ट्रेंथ का पता चल जाता। तो विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला किया, और हमला उनको बैकअप मिल गया, आपको नहीं मिल पाया? हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि हम तो कट ऑफ थे। अब उनके पास तो वहाँ पर 150 आदमी थे, उनकी एक पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। तो जो वो मरे, कुछ भागे, फिर वापस वहाँ से आगे वो 35 से 40 आए। पहले 20 मिनट। अब अपनी टीम में कितने लोग थे अभी? अभी 7 ही हैं। अच्छा। अभी तो 7 ही थे। तो 20 मिनट आधा धुंध, जिनके पास जो भी हथियार था वो तमाम हथियारों का फायर किया। तब हमें भी लगा कि हाँ अभी हमला हमारे ऊपर होने वाला है। फायर हमने भी नहीं खोला। फिर उन्होंने ऊपर से फायर बंद करके पत्थर फेंकने शुरू करे, ताकि इनको, क्योंकि ऊपर से पत्थर भी लुढ़क करके आएगा, वो भी गोली से ज़्यादा मार करेगा। सही बात। फिर ग्रेनेड फेंकने शुरू करे, क्योंकि हम फायर
नहीं कर रहे थे। अभी उनको ये भी पता नहीं चल रहा था कि किस पत्थर के पास वो बैठे हुए हैं। अब ग्रेनेड फेंकते हैं, अगर हमारे ग्रेनेड लगता है तो हम चिल्लाएंगे तो पता चल जाएगा कि लोकेशन यहाँ इस पत्थर के पीछे बंदा बैठा है। लेकिन हम अपने धैर्य को बना करके, मानसिक संतुलन को, बस बैठे ही रहे। जब वो और नज़दीक आए तो हमारी एक लाइट मशीन गन थी LMG, वो उनको नज़र आ गई। अच्छा। सीधा उसी के ऊपर उन्होंने RPG का राउंड दाग दिया। तो उसकी जो बैरल थी वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले नए जवान थे, तो एकदम से उनको भी पत्थर लगे। तो ऐसे हम राइट साइड में हमारा एक टीम लीडर था, हमारा प्लेटून हवलदार मदन, तो उसकी तरफ वो दौड़े, हथियार वहीं छोड़ दिया। तो उस प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द थे जो उन्होंने बोला, क्योंकि मैं उस LMG के जस्ट बाईं तरफ बैठा हुआ था। मुझे बोला, योगिंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, और अगर बोला दुनिया में इस वेपन के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि उस वेपन की फायर पावर बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैं उस वेपन को उठा करके फेंक तो दिया उनकी तरफ, तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ ऐसे गई, तो जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे थे ऐसे पत्थर था, उसके ऊपर 7 पाकिस्तान के सैनिक खड़े हुए थे। मगर सर ये तो नज़दीक आ गए, कहाँ पर है ये खड़े हुए। बस इतना मैंने बोला था। तो एक मेरा नाम राशि था योगेंद्र यादव, हमारा साथी था, वो ऐसे पीछे लेट करके फायर कर रहा था, मैं आगे बैठा हुआ था। दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा। तो देखो, जान सबको प्यारी होती है। सही। तो उसने भी पत्थर अपने सिर पत्थर लगाया, मैंने भी। तो उसका राइफल के ऊपर हाथ ऐसे रह गया था, ये उंगली कटी उसकी यहाँ से, और कटते ही जैसे दूर जाकर के पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको एकदम से लगा कि मेरा हाथ कट गया। वो एकदम से मुझसे बोला कि योगेंद्र मेरा हाथ कट गया। वैसे देखा, मैं नहीं सर हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। मैं कहा लाओ फील्ड पट्टी निकालो, मैं फर्स्ट एड कर देता हूँ। बोला तू अपनी निकाल। तो मैंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उनको ऐसे ऐसे बांधा। तभी एक और जवान था, वो भी घायल हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सभी ने बोला कि यार ऐसे करो, तुम नीचे कूद जाओ, फायर तो नहीं कर सकते हो, कहीं से हो सकता है अपनी टीम चढ़ सकती है, चढ़ा दो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है। हम जैसे नए जवानों के लिए इससे बड़ी और प्रेरणा शक्ति हो ही नहीं सकती थी। मैं किताबों में पढ़ा था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था, अपनी आंखों से दिख रही। तभी हमारा एक और सैनिक था लेफ्टिनेंट नरेश, उसके पास स्नाइपर राइफल थी, तो उसके ऊपर फायर आने लगा। ठीक, मेरा ट्रेनिंग का साथी था ग्रेनेडियर अनंतराम, हम दोनों को बोला कि तुम उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो जैसे वहाँ से मैंने मूवमेंट किया, शायद फिर उन्होंने मेरा मूवमेंट देखा होगा, फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। तो मैं एकदम से खड़ा था, नीचे गिरा, मुझे भी आभास हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया है। अच्छा। नीचे गिरते ही एकदम से मैंने हाथ से हाथ मार करके देखा, नहीं पैर तो है। तो खुद ऐसे फर्स्ट एड बांधने लगा, तभी एक और ग्रेनेड आगे फटा, उसका स्प्लिंटर आया, उसने यहाँ से ये पूरा काट दिया था। हाँ, लगा हुआ है ये वाला पूरा बहुत गहरा घाव था। इसको लगते ही ऐसा लगा कि आंखें चली गई, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब आंखें खुली, बहुत देर के बाद देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान था, और यहाँ से नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, बहुत देर तक उससे खून को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा। तो पहाड़ी से मैं पीठ लगा करके ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। मैं उनको बोला सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो, वो नहीं मारेंगे, मैं खुद मर जाऊंगा, इतना ब्लड निकल रहा है। उन्होंने बोला पहले फायर कर, मैं अभी फर्स्ट एड करता हूँ। तो मैं ऐसे फायर करने लगा। दोस्तों, आप लोगों ने जो है मूवी के अंदर देखा होगा कि गर्दन कटती है और धड़ चलता है, मैं प्रत्यक्ष रूप से उन पलों को जिया हूँ। उसने फील्ड पट्टी अपनी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक गया था, यहाँ पे गोली लगी उसको, और इधर से खून का फुहारा छूटता हुआ एकदम से पीछे की तरफ से लेटता हुआ चला गया। हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द नहीं बोला। बगल में था मेरा साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? ये शब्द बस उसके निकला, उसके सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी ऐसे गोद में आकर के लेट गया। एक ही पल के अंदर दोनों बंदे
शहीद हो गए। अपने साथियों को बोला, सर दोनों बंदों की गोली लगी, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए। बस इतना ही मैं बोल पाया। तभी उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा के इस तरह से आकर के घेर लिया हमको। और एक ही पल, एक ही मंजर, गोलियों की वो बौछार चली कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान आए, हमारे जवानों के शरीर के अंदर जब गोलियां दागने लगे तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। मतलब तो मरे हुए मार रीचेक किया ना कि जिंदा तो नहीं है। अच्छा। तो बॉडियों के अंदर गोलियां दागते हैं, तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो मैं इतना बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं, देख सकता था, सुन सकता था। आपका जो फर्स्ट एड था वो हो नहीं पाया था? नहीं। अच्छा। तो सामने वाले को जब गोली मारी, उसकी डेड बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा तो उसको भी, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने यहाँ मारा फर्स्ट ब्रस्ट। अच्छा। तो मैं ऐसे था, मैं देख रहा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, और लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। फिर उसने यहाँ जांग में मारी, यहाँ पे पैर में मारी, 2 जगह पे गोलियां मारी। जैसे पड़ा था डेड बॉडी की तरह वैसा ही पड़ा रहा। वो चला गया, उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा मर चुके हैं। जब वो चला गया तब मैंने मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, आज उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी हूं। फिर उन्होंने बहुत सारी यातनाएं दी, अमानवीय क्रूरताएं की। तो जहाँ से हम रात को चले थे, लगभग 500 मीटर नीचे था, उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली थी, उसको मैसेज दिया। तो जब वो मैसेज मेरे कानों में पड़ा तो मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच जाऊं। और ये सच है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को अगर याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा। काफ़ी देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, एक हथियार उठाने लगा। फिर दोबारा से उसने उसे रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरे पैर में हाथ में गोली मार करके जब एक कदम आगे गया, वापस मुड़ा और उसने राइफल मेरे सीने की तरफ करी, तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, और इस धरती को, इस देश को भारत माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं? उस समय समझ नहीं था, लेकिन आज समझ है कि ये कंकर और मिट्टी वाली ज़मीन नहीं बल्कि एक सजीव है। जैसे माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती, तो ये माँ भारती भी अपने बेटों की वीरता, शौर्य को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है, और शायद मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, एक नई शौर्य गाथा लिखी, उसको दुनिया तक मैं पहुंचा सकूं। तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। अच्छा। वो सारे इकट्ठे थे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पर ही लगी। गोली के धक्के से मुझे भी लगा कि यार मैं मर गया हूँ, लेकिन वो तो रिकोचिट हो गई थी। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, मेरे AK-47 ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठाया, वापस मुड़ा, तो उसका पैर मेरे पैर से शायद टकराया। तो मुझे लगा एकदम से चेतना आई, अगर मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने ग्रेनेड निकाला, उसके ऐसे ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड हुड के अंदर गिरा, और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका सर उड़ा यहाँ से और हमारे ऊपर आकर कैसे गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ रही है। अच्छा। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। तो एक हाथ से मैंने राइफल उठाई, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया, 3-4 उनके
सैनिक मारे गए। टारगेट पे हाँ, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तब उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर वो भागे, उनके हौसले टूटे वहाँ से। मैं घिसटता हुआ, रेंगता हुआ, मैं 3-4 मीटर गया हूँगा आगे। तो आगे जाके देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा था, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनकी वेपन का डिप्लॉयमेंट है, वहाँ से सब कुछ दिख रहा था। दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम पे। फिर क्योंकि जहन के अंदर उस समय एक ही पागलपन था, एक ही सोच थी, अपने साथियों को बचाना, अपने पोस्ट को बचाना कैसे भी करके। फिर घिसटता हुआ, रेंगता हुआ नीचे आया, पीछे आया तो जहाँ मेरे साथी थे, मुझे लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा हो। तो आकर के एक एक को देखा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ कर के रोता रहा। फिर खुद को संभाला कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, जाऊं कहाँ। रोता रहा। फिर अपने आप को संभाला, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करी। शरीर में बहुत कंपन थी, हाथ बंध ही नहीं पा रहा था, ऐसा लगा कि शायद ये कट गया है। मैं आया कि कट गया तो तोड़ करके फेंक देता हूँ। झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। तभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा है तो परमात्मा जरूर साथ देता है। तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो बस मैं उस नाले से लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे आया तो एकदम से गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था, तब मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। अच्छा। तो नीचे की तरफ देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दी, वहाँ से मुझे खींच करके ऊपर ले करके गए। जैसे हम फिल्मों के में देखते हैं कि पूरे ड्रेस, जब कोई ग्रेनेड फटता है, बम फटता है, पूरा ड्रेस चीथड़े हो जाता है, सेम कंडीशन थी। कोई नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको था थोड़े बहुत दिन में मर जाएगा। मैं उनसे बोला, साहब मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसी भी करके। मैं इतना कहते कहते पीछे कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि बोला इस तरह से एक जवान बच करके आया है, बोला इसको जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। तो फर्स्ट एड दिया, और लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। कोई ऐसे संसाधन नहीं थे जिन पे लेटा करके मुझे वहाँ तक पहुँचाया जा सके। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ ले करके आए। शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था उस टाइम पे जब मैं कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुँचा। उन्होंने बोला, बेटा मेरे को दिखाई, पहचानता कौन हो? मगर सब आवाज़ सुनाई दे रही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जय हिंद साहब। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, थोड़ी स्टॉप जलवाए, थोड़ी सर्दी महसूस कम होने लगी। मैं बोला, साहब पानी पिला दो, क्योंकि अभी जबान ऐंठने लगी थी। तो उन्होंने बोला, पानी नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर आया दौड़ करके, उसने ग्लूकोज पिलाई तो थोड़ी और एनर्जी सी महसूस हुई। फिर उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता? मैं हाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि सब ये कहानी हुई है, कहाँ पर है। जहाँ बैठे थे वहाँ से ऊपर देखते तो हेलमेट नुमा एक पत्थर था, उसके जस्ट पीछे में उनके लिविंग टेंट बने हुए हैं। लास्ट में उन्होंने बस यही पूछा कि जवान की रिक्वायरमेंट क्या है। बस अब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नीशन और फील्ड पट्टी की है, जबकि हम ऑथराइजेशन से भी ज़्यादा हम लेकर के गए थे, लेकिन ऐसी कंडीशन थी, हालात थी, पीछे से सप्लाई हो नहीं पाई, फंस गए हम। तो मैं कहा सब और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दे सकते तो दे दीजिएगा। बोला, खाने के लिए सब कुछ नहीं चाहिए। साहब 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम एक बड्डी पेयर, ये पार्ले जी वाले बिस्कुट के पैकेट थे, आधा पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सब भूख ही नहीं लगती है। तभी फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। वहाँ से जब जाने लगा तो ये जो हमारे सूबेदार शिवलाल साहब हैं, ये मुकेश फौजी, तो ये टेंट से जब बाहर निकाला, स्टेशन पे बाहर डाले, तो ये इन्होंने बोला कि घबराना मत। मैं कहा नहीं घबराऊंगा नहीं। मैं कहा पूरे ऊपर सारे के बस यही पागल था ना, सारे के सारे। योगिंदर भी चला गया, योगिंदर ही नाम है उसका, मगर योगिंदर भी चला गया, वो भी चले गए। मैं इतना वही पागलपन में, बस वहाँ से फिर नहीं पता मुझे कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। तब मैं पूछा मैं हूँ कहाँ पर। तब पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से ये मुकेश फौजी वाली टीम थी, गई बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का भी यू टर्न हो गया था।
और आज कारगिल विजय 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला, माँ भारती ने वो मौका दिया कि मैं इस धरती के लिए अपनी लहू की कुछ बूंदें बहा पाया। हर सैनिक का वही एक सपना होता है, मेरा भी वो सपना था, वो सपना साकार हुआ। सैनिक चाहे कितना ही लहूलुहान हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसका वो तिरंगा देता है, उसका देश देता है। क्योंकि सैनिक अकेला नहीं लड़ता, पूरा देश उसके साथ भावनात्मक रूप से लड़ता है। और तभी तो वो आखिरी पलों में भी परमात्मा से बस यही अरदास करता है कि लहू बहे तो बहे, सांस चले ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। और अगर स्वर्ण उच्चारण की शक्ति अगर मेरे गले में बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम निकलना चाहिए। बहुत बहुत ही सुंदर। इतना जज्बात उस मिट्टी से आया है, देश की भावनाओं से आता है एक सैनिक के अंदर। और वो सैनिक अपने दायित्व और कर्तव्य का निष्ठा के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में निभाता है और राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित रखता है और हमेशा वो रखेगा। आज हम जिस विश्वास के साथ चैन की नींद सोते हैं, उस 7 फुट 10 फुट बर्फ में खड़े हुए सैनिक की बदौलत सोते हैं। और वो बस उसके भाव और भावनाएं यही कहती रहती हैं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत।